हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। हमें पता है कि अगर मैंने किशमिश को डाला नॉर्मल वाटर में तो हो जाता है स्वेल, बट अगर वही किशमिश को डाला मैंने NaCl के वाटर में तो वो हो जाता है सिंक। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें ये समझना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करो उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। अब चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। पहला था मेरा RMLP, सेकंड था मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड था मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और जो फोर्थ है वो है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हम आज स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। और ऑस्मोसिस को समझना है तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब डिफ्यूजन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे अच्छा सा एक सेल बनाया हुआ है और वो सेल के बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है। सस्ती सी मेम्ब्रेन है, ज्यादा पैसे थे नहीं तो मैंने सस्ती सी मेम्ब्रेन लगा दी। अब इस साइड में सॉल्यूशन करूंगा C1 और इस साइड सॉल्यूशन रखूंगा C2। C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी C2 के कंपेयर में। अब केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो होगा एक्सेस में। यानी C1 का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पे सॉल्यूट जो होगा वो किस में होगा? एक्सेस फॉर्म में होगा। और C2 में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी भाई वहां पे क्या होगा? सॉल्यूट कम होगा और कौन ज्यादा होगा? सॉल्वेंट ज्यादा होगा। यानी यहां पे मैं ऐसा लिख दूं कि भाई सॉल्वेंट C2 के अंदर क्या होगा? एक्सेस फॉर्म में होगा। यानी क्या मैं ऐसा लिखे कि भाई यहां पे C1 के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और C2 के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है। अब यहां पे क्या हो रहा होता है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन तरफ। अब C1 में किसकी कॉन्सेंट्रेशन? अब C1 के अंदर कौन ज्यादा है? सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्यूट जो है वो मूव करके जाएगा C1 से C2 की तरफ। और C2 में कौन ज्यादा है? सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट जो है वो मूव करके आएगा C2 से C1 की तरफ। और ये प्रोसेस कब तक होती रहेगी कि जहां दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन कैसी नहीं हो जाती? इक्वल नहीं हो जाती। तो ये चीजें चलती रहेंगी और ये जो फिनोमिना हो रहा है इसी फिनोमिना को मैं बोलता हूं डिफ्यूजन। यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, उसी चीज को तुम बोलोगे डिफ्यूजन। अब उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? नेट मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है उससे पहले आप ये मेम्ब्रेन्स पे। अब मेरे पास थोड़े पैसे आ चुके हैं तो मैं क्या करता हूँ, इस मेम्ब्रेन को चेंज करता हूँ सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन्स में। सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं कि भाई यहाँ पे जो पोर्स छोटे छोटे बड़े बड़े थे ना वो हो जाएंगे अब छोटे छोटे से स्मॉल पोर्स हो जाएंगे। कौन कौन से सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं? तो सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन्स से पहले होता है बटर पेपर, फिर होता है सेलोफेन। अगर मैं बात करूं कि भाई नेचर में कौन कौन से नेचुरली मुझे सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन्स मिलते हैं तो एक होता है एग की लेयर जो होती है व्हाइट कलर की वो, फिर सेकंड बोले तो हम पोटैटो जो होता है आलू, वो भी क्या है? वो एक है सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन्स होता क्या है? इस सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन्स को हमारी किताब में बहुत ही प्यारे वर्ड में लिखा गया है SPM। यहाँ पे पोर्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत माइक्रो पोर्स होते हैं। वो कोई बड़े पार्टिकल्स को पास नहीं होने देते। अब अगर तुम्हें पता हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कौन सा पार्टिकल ज्यादा बड़ा होता है? तो सॉल्यूट का पार्टिकल जो होता है ना वो ज्यादा बड़ा होता है। तो अब सॉल्यूट का पार्टिकल क्या है? ज्यादा बड़ा है। और C1 में किसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर थी? सॉल्यूट की। और C2 में किसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर थी? सॉल्वेंट की। तो ये सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन जो होगा ना वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को C2 में जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन हर किसी को जाने नहीं देती। जो छोटे छोटे पार्टिकल है उन्हीं को जाने देगी। और छोटे पार्टिकल किसके होते हैं? सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट जो होगा वो कहां से? C2 से कहां किसकी तरफ आएगा? C1 की तरफ। यानी C2 में तो कॉन्सेंट्रेशन कैसी थी? कम थी, लेकिन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन आ रहा है मेरा हायर कॉन्सेंट्रेशन तरफ। इसी प्रोसेस को मैं बोलता हूं ऑस्मोसिस। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन
थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तरफ जो मूवमेंट होती है, इसी को मैं बोलता हूं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर? आज का टॉपिक तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये तो आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझाने लगे। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कि समझो यहां पे क्या हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहां पे आ रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन तरफ, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ रहे हैं C1 में। तो अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पिस्टन लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? एक पिस्टन। अब ये पिस्टन पे मैंने इतना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया कि ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा था ना, वो आता क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। तो इसी चीज को मैं बोलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। तब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर कि जो सॉल्यूशन की तरफ से लगेगा, किसके लिए, सॉल्वेंट को मिक्स होने से रोकने के लिए, यानी कि ऑस्मोसिस होने से रोकने के लिए, उसी चीज को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो मुझे पता चला कि ये जो ऑस्मोसिस होता है, जिसको डिनोट करता है अपने पाई के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलारिटी के। अच्छा, मोलारिटी मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलारिटी यानी क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के। और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसी प्रॉपर्टी है, मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोलारिटी के। तो अब फिर मैंने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किए तो मुझे पता चला कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब मैंने इन दोनों को मर्ज किया और जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या बना, पाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटने पे कांस्टेंट आता है आर एम आर टी। अच्छा, इसका तुम्हें फॉर्मूला ऐसा नहीं लगता कि कुछ गैस कांस्टेंट जैसा मैच होता हो? गैस का फॉर्मूला क्या था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। याद है कुछ जो तुमने 11th में एकदम गोखा हुआ था, फिर इसके न्यूमेरिकल भी ट्राई किए थे तुमने, क्या था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब समझो एन मोलारिटी था। अच्छा, मोलारिटी की मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन अपॉन में भी, एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम, और यहां पे ऐसा लिख दूं आर टी। अच्छा, वॉल्यूम का अगर मैं यहां भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यानी अगर तुम देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला था गैस कांस्टेंट का, वही फॉर्मूला इन लोगों ने किसमें अप्लाई किया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर। खाली पी को किसे चेंज कर दिया उन्होंने, पाई के थ्रू। यहाँ पे आर क्या था, गैस कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आर जो होता है वो होता है तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट। बट इनकी वैल्यू कैसी होगी, सेम ही वैल्यू लोगे। तो जो आर की वैल्यू होगी वो आर की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसके यूनिट में खाली ध्यान रखना, बहुत लोग इसके यूनिट में मार खा जाते हैं, यूनिट याद नहीं रख पाते। तो इसका यूनिट याद रखना क्या होगा, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो तुम्हें जो दो फॉर्मूले ज्यादातर याद रखने हैं वो दो फॉर्मूले, ये पाई इज इक्वल टू एमआरटी और सेकंड फॉर्मूला तुम्हारा पाई इज इक्वल टू एनवीआरटी। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। थैंक यू।